हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए आज हम करेंगे सेट नंबर 20 और ये जो सेट होगा आपके लिए साबित होगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बेहतरीन। प्रश्न का कलेक्शन बहुत अच्छा है और बाकी प्रश्नों को भी आप कीजिए। आपको तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जा रहा है लिंक में, उसमें साइंस जो भी पूछता है एनटीपीसी में टोटल दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देर का स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 20 है, 10 सेट हमारा और बचा है। तो प्रश्न संख्या 41 से करेंगे, चूँकि 41 से 70 हम डेली करते हैं। कहता है बताइए भाई साहब, ये 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो सोल्व करेंगे भाई साहब। तो देखिए इसको भागा देंगे तो 2 तिया 6, 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ भागा दीजिएगा तो क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पॉइंट में आएगा, शायद 1.2 आएगा। तो पूर्ण संख्या कौन नहीं है, देखो 0 पूर्ण है, 4 पूर्ण है, 3 पूर्ण है। तो पूर्ण कौन नहीं है, तो 6/5 है पूर्ण संख्या है। नहीं, पूर्ण संख्या जो पूरा पूरी हो, दशमलव वगैरह नहीं हो, तो 0 से लेकर के जितने भी गिनती की संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्या होती है। होल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 22 दे रखा है, दिखता होगा 375 गिनो 375 प्लस 125 गिनो 125 जो है आपके सामने दिख रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, 375 को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 375 को ए। तो 375 को ए ऊपर जगह है जी, नहीं है। इस 375 को हम ए मान लेते हैं, 375 को ए मान लेते हैं और 125 को बी मान लेते हैं। यही 2 अंक है, 375 125 दिख रहा है। देखिए 375 को ए मान लिए और 125 को बी मान लिए। तो हमारा क्या बनेगा, 375 गुने 375, तो ए गुने ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए स्क्वायर और बी गुने बी क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए गुने बी ए बी, बट यहाँ क्या हो जाएगा जी, ए क्यू प्लस बी 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 क्यू। ठीक है, ऊपर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है भाई साहब, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला है नीचे वाला से कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/a प्लस बी। तो 1/a प्लस बी करेंगे तो 1/a का मान कितना, 375। 375 125 जोड़ेंगे तो 5 25 75 100 और 3 1 4 1 5 500, यानी 1/500 हमारा उत्तर हो गया। चलिए कहता है भाई साहब प्रश्न संख्या 43 का था, एक सुबह एक आदमी अपने घर से कार्यालय की ओर साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और बहुत अत्यधिक ट्रैफिक के कारण वापसी में उसका स्पीड जो था 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो दोनों तरफ के यात्रा के लिए उसकी औसत दूरी कितनी थी, है ना। तो देखिए मान लेते हैं इसका घर है, घर से ऑफिस गया, तो जब गया था तो इसका स्पीड कितना था, 15 किलोमीटर पर घंटा है। जब आ रहा था तो इसका स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर पर घंटा। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा, ठीक है, क्या होगा, दूरी होगा। तो हम देखिए दूरी नहीं निकालेंगे, हम दूरी मान लेंगे। तो दूरी कैसे मानेंगे, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो हम मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर इसके बीच में दूरी था, ठीक है। अब कहता है भाई साहब औसत गतिगत बताओ, औसत गति। औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, है ना। तो कुल दूरी 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर आया, कुल दूरी कितना हो गया, 60। अब बताइए इधर से गया 15 की स्पीड से 30 किलोमीटर, समय कितना लगा, 2 घंटा। कितना समय लगा जी, इधर जाने में 2 घंटा, इधर आने में कितना समय लगा, 10 की स्पीड से 30 किलोमीटर आना है तो 3 घंटा। तो कुल समय 2 3 5 घंटा। तो 5 से काटेंगे तो 12 किलोमीटर पर घंटा। देखिए भैया कहता है कि ए बी सी डी ई 5 संख्याओं का जो औसत है वो 5 है। औसत यानी माध्य, माध्य यानी औसत, है ना। माध्य कितना है, m है, 5 नहीं m है। तो इसका मान बताइए। देखिए ब्रैकेट में दे रखा प्रश्न में, हम यहाँ से ब्रैकेट केवल हटा दिए, कुछ नहीं किए। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब 5 संख्याओं का माध्य क्या है, m है, तो भाई साहब इसका योग कितना होगा, ऐसे थोड़ी माध्य है ना जी। तो माध्य में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना है, 1 2 3 4 5 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5m। ए बी सी डी प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया, 5m। अब देखिए यहाँ से इसका मान निकालना है, तो ए प्लस में, बी प्लस में, सी प्लस में, डी प्लस में, ई प्लस में। तो ए से लेकर ई तक प्लस में है, तो बना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। देखिए माइनस एम माइनस एम माइनस एम माइनस एम माइनस एम 5 बार, तो क्या बना, -5। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, 5m और 5m कट गया, क्या बचा, 0।
कहता है 800 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित राशि क्या होगा। भाई साहब 10% रेट कितना है, 10% मतलब 1/10। इसको कैसे बनाएंगे, 10 का मूलधन 11 हो जाता है, 10 का 10%, 10 का मूलधन 11 हो जाता है तो कुल मूलधन 2 साल के बाद 100 रुपया, मिश्रधन 121 रुपया। तो 121 रुपया मूलधन में 121 रुपया मिश्रधन होता है तो हमारा ब्याज कितना बना, 21 रुपया। मूलधन दे कितना रखा है 800, कितना गुना, 8 गुना, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी 8 गुना होगा, 168 रुपया। चलिए भाई साहब देखिए प्रश्न को समझिएगा। कहता है इस फिगर का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर में 3 फिगर है, पहला ऊपर शंकु, बीच में बेलन, नीचे अर्धगोला। तो तीनों का आयतन निकाल के जोड़ लेंगे। तो जो आयतन निकालना है भाई साहब भाई वो किसका किसका आयतन होगा, आयतन होगा किसका, पहले शंकु का, फिर बेलन का और फिर अर्धगोला का। तीनों का आयतन निकाल कर जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिएगा जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन क्या होता है फार्मूला जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर का मान पहले ज्ञात करते हैं। देखिए ये जो दे रखा है ना 3.5 ये त्रिज्या है। अब भाई साहब जब ये त्रिज्या है तो ये भी हमारा क्या होगा, त्रिज्या होगा और दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक ही बेस पे बना हुआ है। अगर अलग अलग बेस पे बना होता तो इतना परफेक्ट बैठा हुआ नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि ई अगर 3.5 है तो ई भी 3.5 है। तो इसका क्या हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच का में वैल्यू क्या होगा, देखिए पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक 15.5 है, यहाँ बचा कितना 6.5। देखिए कुछ ना कुछ, देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक जब ये 3.5 है तो ये भी हमारा क्या होगा 3.5। तो 6 यहाँ 3.5 यहाँ, तो कुल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 9.5। तो पूरा 15.5 में से 9.5 जाएगा। तो हमारा यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है, शंकु की लंबाई 6। कोई दिक्कत। तो यहाँ से हमको समझ में आया शंकु की ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे भाई साहब एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान क्या लिख लेते हैं, शंकु है ना तो एच का मान 6 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। प्लस बेलन का आयतन क्या होता है भाई साहब, पाई आर स्क्वायर एच, इसका एच का मान, इसका भी एच का मान 6 सेंटीमीटर। अर्धगोला का तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से लेंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा भाई साहब 1/3 गुने 6, क्या बचा 1/3 गुने 6 प्लस पाई आर स्क्वायर चला गया, क्या बचा 6 प्लस यहाँ से क्या बचा 2/3 और गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक आर बचा, कितना बचा आर, आर का मान क्या देंगे 3.5। अब कर लीजिएगा 22/7 और आर के मान 3.5 इंटू 3.5, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 प्लस 3.5 दूनी 7/3। कर लीजिएगा जी, करना पड़ेगा। हाँ चलिए काटते हैं, कुछ हद तक 7 5 35 22 25 73 से 11 गुने 3.5, इसको गुना करेंगे तो 8 या 24 और 7 29/3। आप इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए भैया सोल्यूशन करते हैं, भागना नहीं है, सोल्यूशन करना है। कैसे करना है देखिए, 2 × 2 1 3, क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या रह गया 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बना 2 × 2, अब इसको गुना करेंगे 2 3 6, 6 में से 2 गया 4, क्या बना 4/3, 4/3। तो 4/3 जो बटा 3 है वो चला जाएगा ऊपर और क्या बच जाएगा नीचे 4। ठीक है, अब देखिए 4 × 4 और 3 3 9, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। तो 4 × 4 4, 4 × 4 और 9 13, 13/4, 13/4, 13/4, 13/4, 4 चला जाएगा ऊपर, 4 चला जाएगा नीचे, जो नीचे था वो नीचे रह जाएगा। अब 13 × 13 और 8, 13 8 कितना होता है भाई साहब, तो 13 8 21/13। कहाँ दिक्कत है, 13 है भैया 13। चलिए भाई देखिए कहता है 2 समीकरण है तो इसका समाधान कितना होगा, समाधान कितना होगा। तो इसमें क्या करते हैं भाई साहब a1/a2 b1/b2, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा, तो a1 का जो मान है, a1 का मान 4 है तो 4/a2 16, 5/b2 का मान 20, c1 का मान 6/20। ठीक है, काटिएगा तो कितना हो गया 4 × 4 = 16, 5 × 20 कटेगा
कट भी जाएगा, 3/10। देखिए ए आया 1/4, ये भी आया 1/4 और ए आया 3/10, मतलब ए दोनों बराबर है और ए बराबर नहीं है। तो यहाँ से समझ में आया ए बराबर है, ए बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कितने हल होंगे? तो आपको हम हर क्लास में बताते हैं, क्या बताते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सोल्यूशन के समाधान की संख्या कितनी होगी, 1, और दोनों एक दूसरे पे एक बिंदु पे कटेगा। जब तीनों बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या होता है, लाइन समपाती होता है। समपाती मतलब एक लाइन के ऊपर से दूसरा लाइन गुजर जाता है। तो इस कंडीशन में अनंत बिंदु पे मिलता है, इसलिए अनंत हल होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है भाई साहब, लाइन जो होता है पैरेलल होता है। पैरेलल होता है तो कहीं मिलता ही नहीं, ना ही कहीं मिलता है। तो सॉल्यूशन की संख्या कितनी होती है, 0, हलों की संख्या 0। चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 49 देखिए, कहता है एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर एक डायमीटर है। डायमीटर में देखिए बड़ा वृत्त का केंद्र है हमारा O है, और इसी के अंदर एक छोटा वृत्त बनाएंगे, ठीक है, वो भी समकोण है, ए भी समकोण है। इसका देखिए छोटा वृत्त का सेंटर यहाँ है, ठीक है। तो कहता है दोनों में क्या संबंध है। देखिए पहला कहता है क्या QC समानांतर PB, QC समानांतर PB होगा, तो होगा, क्यों, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण होने से दोनों क्या है, तो समकोण होने से दोनों का दोनों समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। और समरूप है इसलिए दोनों क्या होगा, कोण बराबर होगा। ए भी 90 तो ए भी 90, कोई दिक्कत? देखिए ए भी 90 ए भी 90 है ना जी, ए भी 90 ए भी 90, तो संगत कोण से बराबर होता है तो दोनों समरूप नहीं होगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। अब कहता है भाई साहब क्या QC जो है PB का आधा है, ये PB का आधा है। तो आपको एक फार्मूला बताएंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना तो पढ़ाएंगे कि त्रिभुज के दो भुजाओं के, जैसे त्रिभुज है इसके दो भुजा ले लीजिए, तो त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये मध्य बिंदु मान लो इधर जितना है इतना उधर है, ये दोनों बराबर है। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो जब मध्य बिंदु रहता है, मिड पॉइंट जब दोनों मिलाता है ना, तब उसका आधा होता है। तो जब ये देखिए अगर इसका मध्य बिंदु का बात करेंगे AB का, तो अधिका AB का मध्य बिंदु कौन होगा, यहाँ से, यानी इस लाइन को यहाँ नहीं कहीं यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो है नहीं, इसलिए यहाँ से बाधा नहीं होगा। तो केवल एक सही होगा, QC पैरेलल PB, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 50 कहता है, देखिए DEF में E समकोण है, F का मान 30 डिग्री है, तो बताइए cos D माइनस 1/√2 का मान क्या होगा। तो देखिए आप ऐसे बनाइए इसको, cos 30 या sin 30 या tan 30 जो लेना है ले लीजिए। तो हम tan 30 का मान लेंगे, तो tan 30 का मान कितना भाई साहब, तो जो tan 30 का मान होता है बताइए 1/√3, और tan 30 का मान होता है P/B, यानी थीटा के सामने P, यानी इसका मान अगर 1 होगा तो इसका मान क्या होगा, √3 होगा। अब आप ही बताइए, जब इसका मान 1 है, इसका मान √3 है, तो इसका मान कितना होगा, 2 नहीं होगा, लंब के वर्ग, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग का योग का वर्ग 2 होगा, है ना जी। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो हमारा 2 आ गया। अब 2 आ गया तो अब क्या पूछता है भाई साहब, देखिए कहता है cos D, है ना। तो cos D यही तो है cos D। अब कहता है cos D माइनस 1/√2, तो cos D, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन है 1 और कर्ण कौन है 2, तो cos D का मान हुआ 1/2 माइनस 1/√2। यहाँ से LCM लेंगे तो क्या बनेगा जी, 2√2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √2, और √2 से √2 कट गया और क्या बचा 2। अब यही हमारा उत्तर हो गया। ये कहता है 4 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर का पहले वर्ग करो फिर क्यूब करो। तो 4 का क्यूब कितना होगा भाई साहब 64, 15 का स्क्वायर 225 जोड़ेगा कितना होगा 289 है। इसका चूँकि वर्ग है तो इसका वर्गमूल है, वर्गमूल की एज कितना आएगा 17, आई पावर क्यू है, 17 का पावर क्यू करिएगा तो कितना आ जाएगा 4913। कहता है एक टंकी को पानी से भरने के लिए पहला पंप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरे 10 घंटा में। देखिए 2 तरह के पाइप है भाई साहब, पहला 8 घंटे में भरेगा और दूसरे 10 घंटा में भरेगा। तो कुछ क्षमता मान लेते हैं टंकी का 40, तो ये भरेगा, इसका क्षमता हो जाएगा 5, इसका क्षमता हो जाएगा 4। अब कहता है दोनों पंप को एक साथ 4 घंटे तक चलाया जाए, तो 4 घंटा तक चलाइएगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा दोनों मिलकर, तो 5 4 9,
और 4 घंटा तक चलाएगा कितना भर देगा 36। तो कहता है 4 घंटे में चलाया जाएगा तो पानी भरेगा तो ये कितना भाग भर जाएगा, तो 36 भर जाएगा कितना में 40 में, है ना। तो यहाँ काट देंगे तो 4 9 36, 4 दहेंगे 40, मतलब 9/10 भाग भर जाएगा। यह था प्रश्न संख्या 52। अब आते हैं 53 पे। 53 क्या कहता है, एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में करने का ठेका लिया। कितना दिन में करने का ठेका लिया, 92 दिन में, और 110 आदमी नियुक्त किया, ठीक है। कहता है भाई साहब कि 48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो गया। देखिए 3/5 काम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा ए वाला लगेगा, M1 गुने D1 बटे W1 बराबर M2 बटे D2 बटे W2, ठीक है। कहता है पहले कितना आदमी लगाया था, 92 आदमी, 92 आदमी नहीं, कितना लगाया था 110 आदमी, ठीक है। तो 110 आदमी रहा, कितना दिन तक रहा 110 आदमी, 48 दिन के बाद क्या हुआ, आदमी कम कर दिया, तो 48 दिन तक, तो 48 दिन तक काम किया, यानी 110 आदमी 48 दिन तक काम किया। और काम हुआ कितना, देखिए कहता है 3/5 काम पूरा हो गया। 3/5 काम का मतलब हुआ कि टोटल काम अगर 3 था, टोटल वर्क अगर 3 था, सॉरी 5 था, टोटल वर्क अगर 5 था तो 3 हो गया, तो काम हो कितना गया 3। अब कहता है कितना आदमी लगाएंगे, तो मान लेते हैं यहाँ से 1 आदमी लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1 आदमी लगाएंगे। अब कहता है भाई साहब 110 दिन का ठेका था, कितना 110 दिन का, उसमें 48 दिन हो गया, तो समय कितना बचा, नहीं 110 दिन नहीं था, 92 दिन था, 110 आदमी था ना, 92 दिन था, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ कितना बचा 44, 92 आदमी में 92 दिन का काम था, उसमें से 48 दिन बीत गया, बचा कितना 44 दिन, यानी 1 आदमी मिल करके 44 दिन में कितना काम करेगा, 5 में से 3 कर चुका है, तो बचा कितना 2 काम, तो 2 काम ही करेगा। कोई दिक्कत, इसको काटेंगे, कैसे कटेगा, 3 से काटेंगे, देखिए 22 दूना 44, 22 पचे 72 से, ठीक, ये 2 से 2 कट गया, 3 से काटेंगे 16 या 48, यहाँ से x बराबर कितना हो गया 16 पचे 80, तो आदमियों की संख्या कितना हो गया 80। तो कहता है आदमियों की संख्या में कितनी कमी की जाए, या फिर कितने आदमी को हटाया जाए। देखिए पहले 110 आदमी था, पहले कितना था 110 आदमी, अरे भैया 1110 नहीं, पहले 110 आदमी था, अब कितना है 80 आदमी, तो कितने को हटा दिया, तो 30 आदमी को हटा दिया, बस यही पूछ रहा है। कहता है भाई साहब एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई 35√3 मीटर। देखिए या घन हो या घनाभ हो या फिर आयत हो, अगर उसमें सबसे लंबा बांस रखना है तो वो जो लंबाई होगा वो कुछ और नहीं क्या होगा, विकर्ण, और विकर्ण दे रखा है, तो घनाकार है, घन, तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है √3 गुने भुजा, कितना है 35√3। एक बात और, आपको घन का विकर्ण का फार्मूला नहीं याद है तो हमसे बोलिएगा, हम आपको निकालने सिखा देंगे, बोलिएगा तब, ऐसे रहने देते हैं। √3 से √3 कट गया, ए बराबर क्या होगा 35। अब भाई साहब थोड़ा सा सोचिएगा, सोचना क्या है कि कोई घनाकार है, उसमें कोई गोला को रखेंगे, क्या रखेंगे गोला को। देखिए मान लेते हैं वर्गाकार है, वर्गाकार या घनाकार, इसमें कोई गोला रखेंगे, ठीक है। तो जब गोला रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, गोला का डायमीटर, और ये जो डायमीटर होगा ये वर्ग के भुजा के बराबर होगा ना जी। तो जो हमारा डायमीटर कितना हो गया 35, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 35/2, है ना। त्रिज्या डायमीटर का आधा होता है, विकर्ण का आधा डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। अब क्या कहता है भाई साहब, तो गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई साहब, तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो 4π का मान 22/7 r², r का मान 35/2 गुने 35/2, 2 दूना 4 से 4 कट गया, 7 से काटो 7 पचे 35, 22 पचे 72 से 110 गुने 35, 0 35 और 35 385, 3 8 5 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहता है भाई साहब प्रश्न संख्या 55, एक खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के मूल्य पर 30% का छूट देता है
अंकित मूल्य पे 30% का छूट देता है भाई साहब। तो मान लेते हैं इसका अंकित मूल्य किसी चीज़ का 100 रुपया है, तो 30% का छूट देगा तो कितना में दे देगा इसको? हाँ, इसको कितना मिल जाएगा? 70 रुपया में। कहता है यदि इसको छूट ना दिया जाए और अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ क्या होगा? अब भाई साहब 70 की जगह 100 में बेचिए तो कितना प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था। 30 का प्रॉफिट किस पे है? 70 पे। तो 100 पे कितना? 1 0 से 1 0 कट गया। 3/7 को बदलेंगे यहाँ से, तो कैसे बदलेंगे पता है? इसको लिखेंगे 3 गुने 1/7 गुने 100। तो 3 गुने 1/7 को बदलेंगे परसेंटेज में, तो आपको बताए थे 1/7 बराबर क्या होता है? क्या होता है? 14 सही 2/7%। इसको गुना करेंगे 14 तिया 42 और 2 तिया 6/7%। चलिए अगला कहता है प्रश्न संख्या 56 छोड़ देते हैं, बहुत ही लॉन्ग जाएगा और बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। अगर आप लोग में से कोई इसे करना चाहते हैं, हमसे करवाना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए। कहता है एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद, देखिए भाई साहब, एक टीवी के पास 5% छूट देने के बाद तो 3 तरह की बातें होती है, वो है CP SP MP। कोई दिक्कत? तो 5% का छूट दीजिएगा। 5% का मतलब, तो 5% का मतलब हो गया 1/20, मतलब 20 का अगर इसका MRP है, MRP कितना का है? 20 का, तो डिस्काउंट कितना देंगे? 1 का, तो बेचेंगे कितना में? 19 में। आगे कहता है इस 10% का लाभ होता है। 10% मतलब 10% मतलब 1/10, यानी क्रय मूल्य 10 है तो 10 का 10 यानी 1 रुपया लाभ होगा। तो क्रय मूल्य हमारा 10 रुपया है, तो 1 रुपया लाभ लेंगे, बेचेंगे कितना में? 11 रुपये में। देखिए विक्रय मूल्य बराबर करेंगे तो यहाँ 11 से गुना करेंगे, यहाँ 11 से गुना करेंगे, इधर 19 से गुना करेंगे, इसलिए इधर भी 19 से गुना करेंगे। तो हमारे समझ में आया कि क्रय मूल्य कितना है? 190 रुपया। तो MRP कितना करेंगे? 220 रुपया। तो बेचेंगे कितना में? 19 गुने 11 है ना, कितना में बेचेंगे जी? 209 रुपया में। कितना में बेचेंगे? 209 रुपया में। पूछता क्या है देखिए तो तो पूछता है क्या? कहता है यदि इसका अंकित मूल्य 2640 रुपया है तो इसका क्रय मूल्य क्या है? तो जिसको हम 220 रुपया बोल रहे हैं उसी को क्वेश्चन में 2640 बोल रहा है। तो 1 यूनिट कितने बराबर होगा? 0 से 0 कट गया, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 1 यूनिट 12 रुपये के बराबर हुआ। तो कहता है क्रय मूल्य, तो 190 गुने 12 है 19 दूना 38, 19 का 19, 8 9 3 12, 2 2 8, 2280 रुपया इसका क्रय मूल्य था। ठीक है। कहता है भाई साहब कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक ना? तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो पहला संख्या मान लेते हैं 3x, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 4x। 3x को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 गुने x, 4x को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे भाई साहब? 4x को, तो 2 गुने 2 गुने x। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ से जब HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे? HCF यानी लघुत्तम। तो HCF कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन रहता है निकाल लीजिए x। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो x है, HCF देख कितना रखा है? 4। तो x बराबर कितना हो गया? 4। जब x बराबर 4 है तो पहला संख्या कितना हो जाएगा? 12। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 4 चक 16। अब कहता है भाई साहब दोनों का LCM बता दो। 16 12 का LCM कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है इस तरीके से, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर की यात्रा चलने के बाद वह देखता है कि 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। देखिए भाई साहब इससे क्या कहा ना, उन्होंने कहा कि 2 दिन साइकिल चलाया। कितना दिन? 2 दिन साइकिल चलाया। तो पहला दिन और दूसरा दिन। ठीक है, तो दूसरा दिन 70 किलोमीटर चलाया। कितना चलाया? 70 किलोमीटर। और उसके बाद देखा कि उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 था। मतलब देखा कि जो कल चले थे और आज चले थे दोनों का अनुपात कितना है? 5। तो मान लेते हैं कल 4x चला था, आज 5x चला। अब आज चला कितना? तो 5x चला 70, तो x बराबर 14। तो 4x कितना हो जाएगा? 14 चका 56। कहता है यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे। तीसरे दिन कितना किलोमीटर? 42 किलोमीटर। देखिए यहाँ समझ में आया कि पहला दिन 56 चला, दूसरे दिन 70 चला और तीसरे दिन दे रखा है 42 किलोमीटर चले। तो बताइए तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात। तीसरे दिन और पहले दिन, तो तीसरे दिन 42 और पहले दिन इसका अनुपात निकालेंगे तो 14 तिया 42, 14 चक्का 56, 3:4।
चलिए आगे देखिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 60 कहता है 42 लड़कियों की एक कक्षा में 10 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, ठीक है, और उसके स्थान पर एक नए लड़का को प्रवेश दिया जाता है। इस परिवर्तन के कारण उस कक्षा में लड़कों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाता है। देखिए इसको शॉर्टकट पहले करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। शॉर्टकट कैसे करेंगे, देखिए कहता है 42 लड़का एक कक्षा में, ठीक है, बयालीस लड़का है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ औसत होगा, ठीक है। कहता है उसमें से 10 साल का एक लड़का चला जाता है। तो सोचिए भाई साहब जी, अगर 10 साल का लड़का गया और 10 ही साल का लड़का आता तो औसत में कोई परिवर्तन आता? कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन लड़का तो गया 10 साल का और एक लड़का जो आया कितना साल का नहीं पता, और उसके आने से प्रत्येक औसत में 2 महीना, औसत 2 महीना बढ़ गया। मतलब क्या समझ रहे हैं, जब वो आया तो सबका औसत बढ़ गया, मतलब लड़का जो आया उसका उम्र 10 साल से ऊपर का था, ठीक है। तो देखिए 42 लड़का था, कोई दिक्कत, और 2-2 महीना सब पे बढ़ गया तो कितना महीना बढ़ गया? 84 महीना। इसको साल में बदलेंगे, 12 से भागा देंगे, हाँ, तो कितना हो गया? 7 साल। कोई दिक्कत, 7 साल बढ़ गया, ये तो बढ़ गया। देखिए 10 साल का लड़का गया था, उसके बावजूद 7 साल बढ़ गया, तो लड़का नया वाला था कितना? 17 साल का। समझ में आया? नहीं समझ में आया, चलिए डिटेल में करते हैं। 42 लड़कों का औसत कितना था? x था, तो इसका योग कितना होगा? 42x। अब कहता है भाई साहब कुल 42x था, इसमें से 10 साल का एक लड़का चला गया और एक न्यू लड़का चला है जिसका हमको उम्र नहीं मालूम, तो n हो गया। इस हिसाब से कुल 42 लड़का ही बचा। 42 में गया, एक आया तो 42 बचा। इसका औसत कितना हुआ? 2 महीना बढ़ गया, तो 2 महीना को साल में बदलेंगे, 12 से भागा देंगे, ठीक है। तो 42x प्लस, देखिए 2 छक 12, तो 6 इसको गुना करेंगे तो बचेगा 7। यहाँ क्या बचा हमारा? 42x प्लस में इधर भी दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? -10 प्लस n बराबर 71। तो n बराबर क्या हो जाएगा जी? अरे भाई साहब 71 नहीं है भाई साहब, 7 है। हाँ, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 7 और प्लस 10, कितना साल हो गया? 17 साल हो गया। कोई दिक्कत? देखिए भैया, कहता है समीकरण है, इसका मूल है अल्फ़ा और बीटा, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल है, तो एक बात बताते हैं, मूलों का योग बराबर क्या होता है भाई साहब? तो मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b बटे, है ना जी, -b बटे -b, तो माइनस माइनस अभी का मान 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 बटे 2 कितना हो जाएगा? 3। अब मूलों का गुणनफल कितना होता है? c बटे a, यानी c का मान 3 बटे 2। अब देखिए ये 2 चीज़ हमको मालूम हो गया, मूलों का योग और मूलों का अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी पे आधारित है, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ है, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 3 बटे 2। तो यहाँ से मान रखेंगे 2 गुने 3 बटे 2, कट गया तो क्या बचा? 3। इसका मान देखिए कैसे रखेंगे, इसका जो मान रखेंगे 3 इंटू अल्फ़ा बीटा, यहाँ क्या लेंगे? लघुत्तम। तो क्या यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? 3 का 3 हो गया, बीटा प्लस अल्फ़ा का मान कितना था? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 बटे अल्फ़ा बीटा का मान अल्फ़ा इंटू बीटा 3 बटे 2, तो 3 अब बटे 2 करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचा हमारा? बचा +6 और +3। अब इसका मान निकालना रह गया भाई साहब। इसका मान कैसे निकालेंगे? देखिए 2 का तो मान निकल गया, इसका हुआ 6, इसका हुआ 3। देखिए यहाँ लिख देते हैं, इसका जो मान हुआ 6 और इसका जो मान हुआ हमारा 3, ठीक है। ये 3 है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, 3 लग रहा होगा। अब इसका मान निकालना, इसका मान कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से लेंगे एलसीएम, तो क्या बनेगा? अल्फ़ा बीटा, बीटा से बीटा कटा, अल्फ़ा गुने अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला जानते नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, होता है ना जी, ऐसा होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बटे अल्फ़ा गुने बीटा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, चूँकि बहुत लंबा जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है भाई साहब? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस 2 गुने अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा 3 बटे 2, 3 बटे 2 बटा अल्फ़ा गुने बीटा 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 9 में से 3 गया 6, क्या बचा? 6। चलिए 9 में से 3 गया 6 बटे 3, 2 चला जाएगा ऊपर, हाँ
3 से काटो, 3 दूनी 6, क्या बचा हमारा 2 दूनी 4, तो 4 बचा। तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 4, 4 + 6 + 3 कितना हो जाएगा जी, 6 4 10 और 3 13 हमारा उत्तर हो गया। चलिए भाई साहब कहता है अगला प्रश्न संख्या 62। देखिए 62 क्या कहता है प्रश्न संख्या, कहता है एक आदमी ने एक घोड़ा और एक कार 40,000 रुपये में ख़रीदा। देखिए 40,000 रुपये में उसने 2 चीज़ ख़रीदा। क्या क्या ख़रीदा 40,000 में, एक घोड़ा यानी हॉर्स और एक कार यानी वाहन, है ना, ख़रीदा। तो हम मान लेते हैं घोड़ा को ख़रीदा 100 रुपया में, तो कार को कितना में ख़रीदा होगा, 40,000 - 100 रुपया में, कोई दिक्कत। कहता है घोड़ा को 10% लाभ पे बेच दीजिए। तो घोड़ा को 10% लाभ पे बेचिएगा तो घोड़ा का लाभ कितना हो जाएगा, घोड़ा का 10% मतलब 1/10, और इसको 5% हानि पे बेचिए। तो इसको 5% हानि पे बेचिएगा तो हानि कितना हो जाएगा, तो 40,000 - 100 का कितना परसेंट, 5%। 5% को क्या लिखते हैं, 1/20। इस तरीके से उसको लाभ होता है। तो लाभ होता है तो लाभ में से हानि हटाएंगे तो कुल लाभ कितना होता है, 1%। 1% लाभ, लाभ किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना था 40,000, 40,000 का 1% कितना होगा, 400 रुपया। 40,000 का 1% 400 रुपया उसको लाभ हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए 1/10, यहाँ क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 1/20। देखिए 1/20 दोनों में गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए एक स्टेप और लेते हैं, 1/10 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा माइनस, इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा, -2000 बराबर कितना, 400। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, यहाँ से हो जाएगा 2x + x कितना हो जाएगा जी, 3x। सब मिला करके लिख लेते हैं एक बार में, 3x बराबर कितना, 200, इधर जाकर 2000 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2400। 3 से काटेंगे, 3 × 8 = 2400। तो x बराबर कितना, 800 × 20, तो 800 × 20 कितना, 16,000। मतलब घोड़ा को खरीदा था कितना में, 16,000 में, और कार को तो 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 24,000। क्या बचेगा, 24,000। तो क्या पूछता है, घोड़ा का क्रय मूल्य। तो घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो गया, 16,000। देखिए भाई साहब कहता है 1 रुपये में 4 वस्तु बेचने पर 4% की हानि होती है। देखिए इसको ऐसे समझिएगा कि 4 वस्तु को बेचा कितना में, 1 रुपया में। तो एक वस्तु को कितना में बेचेगा, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/4 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेचने पर 25% की हानि होती है। हानि कितना होता है, 25%। तो 25% का हानि होता है भाई साहब, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने, देखिए ट्रिक से समझाते हैं, क्या बताएं आप लोग कैसे बताएं। देखिए 4% का हानि मतलब क्या होता है, 1/25। मतलब 25 में अगर ख़रीदे हैं तो इसको बेचेंगे कितना में, एक हानि दे करके 24 में बेचेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है हानि के कंडीशन में, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस बटे 100 होता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना, 1/4। क्रय मूल्य नहीं पता तो यहाँ 100 में से लॉस कितना हुआ, 4% का। तो 4% का लॉस हुआ तो 100 में से 4 गया, 96। क्या हुआ, 96 बटा 100 काटेंगे, 24 चौक 96, 25 चौका 100। तो यहाँ से क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 25/96, 25/96 रुपया। किसका क्रय मूल्य हो गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 25/96 रुपया, ठीक है। अब कहता है भैया कि यदि उसको 1 रुपये में 3 वस्तु बेचें, यानी 3 वस्तु को हम लोग बेचेंगे कितना में, 1 रुपया में। कोई दिक्कत नहीं। तो एक वस्तु को कितना में बेचेंगे, तो एक वस्तु को बेचेंगे 1/3 रुपया में। देखिए खरीदे थे कितना में, 25/96 में, बेच दिए कितना में, 1/3 में। तो कहता है उसका लाभ परसेंट होता है, लाभ। तो लाभ निकालना है भाई साहब, तो लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो होगा विक्रय मूल्य 1/3 माइनस क्रय मूल्य 25/96। हाँ, यहाँ से 96 क्या हो जाएगा, एलसीएम 32 × 96, 32 माइनस 25, तो कितना हो गया भाई साहब, 7/96। अब कहता है प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ
अब बटा करें मूल तो बटा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 96/25 गुने 100। कोई दिक्कत? 96 से 96 करके 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 100 चौके 28% लाभ हो गया। इसका ट्रिक भी लेकर के आएंगे, ठीक है, जब पढ़ाएंगे ना चैप्टर तब लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा। कहता है भाई साहब एक वस्तु को 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 5% के लाभ पर बेचा होता तो 90 रुपये अधिक मिलता, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु का कीमत था 100 रुपये, ठीक है, उसको कहाँ बेचा गया? 10% की हानि पे। तो 10% की हानि पे बेचेंगे तो कितना में बिकेगा? 90x में। कहता है यदि इसको बेचिए 5% लाभ पे तो कितना में बेचिएगा? 105x में। तो कहता है इसको लाभ होता कितना का? 190 रुपये में अधिक में बेचा था। देखिए पहले 90x में बेच रहा था, अब 105x में बेच रहा है, तो कितना अधिक मिल रहा है? तो इसको मिल रहा है 15x अधिक, और बोलता है इसको मिलता कितना? तो इसको मिल जाता आपको 90 रुपये अधिक। तो x बराबर 15 छक्के 90 6। तो कहता है वस्तु का क्या निकालना है भाई साहब? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा यही ना है जी। कहता है देखिए एक वस्तु को 10% हानि पे बेचा गया, यदि उसे 5% लाभ पे बेचा होता, तो यदि है नहीं, इस पर हुआ ना, हुआ इस पर है काम। तो ये विक्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे 90 गुने 6 कितना? 540। विक्रय मूल्य पूछेगा तो यहाँ से रिलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न संख्या 65 क्या कहता है? कहता है दूध की कीमत 20% बढ़ गई। 20% बढ़ गई भाई साहब, मान ले पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। कहता है व्यय को उतना ही रखना है तो उपभोग में कितना कमी करना होगा? मतलब 100 रुपये की जगह 120 रुपये में खर्चा नहीं करेंगे तो कितना कमी करेंगे? तो 20 का कमी करेंगे किस में? 120 में। तो 100 में कितना? तो 20 छक 20 से 1/6 को बदलेंगे तो 16 से ही 2/3% की कमी करना होगा। कहता है एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी 210 मिनट में तय करती है, तो दूरी बराबर क्या होगा? तो चाल गुने समय। चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना? 210 मिनट। मिनट को बदलेंगे घंटा में तो 60 से भागा देंगे तो डिस्टेंस कितना हो गया? 210 किलोमीटर। कहता है इसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो समय कितना होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, 210। चाल कितना दे रखा है भाई साहब? हाँ चाल दे रखा है 80, काटेंगे तो 8 दूनी 16, 5 21, 2 सही 5/8 घंटा। आगे कहता है एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, ठीक है, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, साधारण ब्याज है। कहता है यदि 3% अधिक उधार पर 3% अधिक दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलता। देखिए भाई साहब कहता है 3%, देखिए 2 साल के लिए 3% अधिक देता है ना, 3% अधिक पे देता तो इसको कितना मिलता? 300 रुपया, ठीक है। यही 2 साल के लिए अगर 1% अधिक पे देता तो कितना मिलता इसको? 100 रुपया। 100 रुपये ज़्यादा मिलता है ना। 100 रुपये मिलता मतलब क्या? ब्याज मिलता 100 रुपये ज़्यादा, तो ब्याज बराबर क्या होगा? ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन नहीं पता, समय 2 साल, दर 1%। कोई दिक्कत है? 2 से काटेंगे 50, तो यहाँ से मूलधन बराबर क्या हो गया? 5000 रुपया, ठीक है। अब फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर इतना नहीं करना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए हमारा ब्याज कितना बना? 300 रुपया। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन नहीं पता, समय कितना? 2 साल, दर 3, 2 गुने 3/100, ठीक है। 2 तिया 6, 6 पचे 30, 50, पी बराबर कितना हो गया? 5000 रुपये। देखिए भाई साहब कहता है यदि एक समकोण त्रिभुज में का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है इसका? तो इसका एरिया दे रखा है ए, और एक भुजा जो समकोण है वो बी पर है। तो कहता है जिस लंब पर समकोण है तो कर्ण का शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा? देखिए भाई साहब कहता है ना, देखिए एक यहाँ से लंब लीजिए कर्ण पे, कहाँ लीजिए? कर्ण पे, तो इस लंब की लंबाई बताइए, तो इसका नाम ले लेते हैं बी डी, ठीक है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा भाई साहब? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या है? ए है ना। एरिया बराबर आधार 1/2, आधार का मान कितना होगा? इस पर अगर लंब है तो इधर से आधार लेंगे तो क्या होगा? AC गुने ऊंचाई कितना है? BD। हमें चाहिए क्या? BD। तो BD बराबर क्या होगा भाई साहब? तो BD बराबर होगा 2 गुने
एरिया बटे AC। अब हमको यही निकालना है, 2 गुने एरिया बटे AC। कैसे निकलेंगे? AC का लंबाई निकालना है, AC कहाँ, इसकी लंबाई निकालना है और वहाँ पे मान पुट कर देना है। मूल रूप से यहाँ से AC का मान निकालेंगे और पुट कर देंगे। तो AC का मान कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम आधार इसको मानते हैं, तो एरिया बराबर क्या होगा? 1/2, आधार कितना B, ऊंचाई कितना AB। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से AB बराबर क्या होगा भाई साहब? AB क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चलेगा। तो AB बराबर क्या होगा? 2A/B। अब देखिए, चूँकि समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज है। AB का मान कितना आया? AB का मान आया 2A/B। अब BC का मान दे रखा है B, तो यहाँ से AC का मान निकाल लेंगे। तो AC का मान क्या होगा? √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4A² + B²। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +B²। यहाँ से हम B² क्या करेंगे? लेंगे LCM, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4A² + B⁴। कोई दिक्कत? ये किसका मान हो गया? AC का मान हो गया भाई साहब। यहाँ तक रहेगा। तो AC बराबर क्या होगा? √ 4A² + B²। अब देखिए, इसको हम B² है तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? B। यहाँ पे मान रख देते हैं। देखिए क्या रखेंगे? BD बराबर 2A बटा AC का मान कितना आ गया? √ 4A² + B²। ये B जो नीचे है चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ जाकर गुना हो जाएगा। तो क्या बना? 2AB बटा √ 4A² + B² आ गया। चलिए, आखिरी का जो 2 प्रश्न है बहुत ही ईजी है, वो आपका हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।